इंडिया में आज तक बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं, जिनमें से कुछ के बारे में आम जनता को पता है और कुछ के बारे में तो जनता को कभी बताया ही नहीं गया। कुछ ऐसे स्कैम्स जो हम सबको पता हैं वो है सत्यम स्कैम 14,000 करोड़, हर्षद मेहता स्कैम लगभग 5,000 करोड़ और नीरव मोदी स्कैम लगभग 11,000 करोड़। इन नंबर्स को सुन के आपको लग रहा होगा कि शायद ये भारत के सबसे बड़े स्कैम्स हैं, लेकिन कैसा होगा अगर मैं आपको बताऊं कि भारत में एक ऐसा स्कैम भी हुआ था जो इन तीनों स्कैम्स की कीमत को मिलाकर भी इन सबसे ज्यादा था, 30,000 करोड़। जी हाँ, आज हम जिस स्कैम की बात करने जा रहे हैं वो लगभग 30,000 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा का था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक फल बेचने वाले ने भारत का सबसे बड़ा स्कैम कर दिया और इस स्कैम को नाम दिया गया द तेलगी स्कैम। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस केस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि अब्दुल करीम तेलगी ने इतना बड़ा स्कैम किया कैसे, और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि वो आखिर पकड़ा कैसे गया। तेलगी का जन्म कर्नाटका के खानापुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तेलगी के पिताजी इंडियन रेलवेज में काम किया करते थे। जब तेलगी की उम्र काफ़ी कम थी तभी उसके पिताजी का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से उसे कम उम्र में घर चलाने के लिए बहुत से काम करने पड़े, जैसे कि रेलवे स्टेशन पर फल बेचना। तेलगी ने अपने स्कूल की फीस भी फल बेचकर कमाए पैसों से ही दी थी। तेलगी ने बचपन में ही काफी गरीबी देखी थी और वो कुछ भी करके अपनी इस गरीबी से छुटकारा पाना चाहता था। उसके सपने काफी बड़े थे। उसको पता था कि उसके बड़े सपने किसी छोटे से शहर में रहकर पूरे नहीं हो सकते। इसी के चलते वो मुंबई आ गया, जहाँ उसे उसकी सबसे पहली जॉब एक कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के रोल के लिए मिली और उस कंपनी का नाम था फिलिक्स इंडिया। लेकिन अपने बॉस के द्वारा दिए गए टारगेट्स को पूरा ना करने के चक्कर में उसे इस जॉब से निकाल दिया गया। इसके बाद उसने कोलाबा के किशन गेस्ट हाउस में मैनेजर की जॉब भी की, लेकिन ये वो जिंदगी नहीं थी जो तेलगी जीना चाहता था। ये टाइम था 1980s का, जब बहुत से मुस्लिम्स मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में काम के लिए जाया करते थे। तभी तेलगी ने भी सऊदी अरेबिया जाकर अपनी किस्मत चमकाने की सोची और 1986 में उसे वहाँ जॉब भी मिल गई। बट उसके लेथार्जिक एटीट्यूड की वजह से उसे इस जॉब से भी हाथ धोना पड़ा और कुछ ही सालों में वो वापस मुंबई आ गया। सऊदी अरेबिया से वापस आकर अब्दुल करीम तेलगी ऐसे रास्ते ढूंढने लगा जो कि उसे बहुत जल्दी अमीर बना दे। तभी तेलगी ने देखा बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स हैं जो कि लोगों को सऊदी अरेबिया भेजते हैं और बहुत सारे पैसे कमाते हैं। ये सब देखकर तेलगी खुद एक ट्रैवल एजेंट बन गया। उसने अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स नाम से एक कंपनी खोली और वो लोगों को सऊदी अरेबिया भेजने लगा। ये कंपनी कुछ सालों के लिए काफी अच्छी चली। देखते ही देखते इस कंपनी में 300 से ज्यादा एजेंट्स हो गए जो कि तेलगी के लिए क्लाइंट्स ढूंढ कर लाते थे और तेलगी के गाँव के लोग उसे करीम लाला और करीम सेठ के नाम से बुलाने लगे। लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से काम करना तेलगी का स्टाइल नहीं था। 1993 में पहली बार पुलिस ने तेलगी को अरेस्ट किया। उस पर आरोप थे कि उसने फेक डॉक्यूमेंट्स और फेक पासपोर्ट्स बनाकर काफी सारे लोगों को सऊदी अरेबिया भेजा है, जिसे उस समय ट्रैवल एजेंट्स पुशिंग बोलते थे। अब्दुल करीम तेलगी पर भी पुशिंग के चार्जेस थे, जिसके चलते उसे जिंदगी में पहली बार जेल जाना पड़ा। लेकिन ये बात तो हम सबको पता है कि जेल में कुछ लोग सुधर जाते हैं और कुछ पहले से भी बड़ा क्राइम करने के इरादे से बाहर आते हैं। जेल में तेलगी को रतन सोनी नाम का एक सेलमेट मिला जो कि स्टॉक एक्सचेंज में व्हीलर डीलिंग की वजह से अरेस्टेड था। जब तेलगी ने सोनी से पूछा कि वो अरेस्ट क्यों हुआ तो सोनी ने जवाब दिया, पैसा छापने के लिए। यहीं पर रतन सोनी ने तेलगी को एक बहुत बड़ी बात समझा दी थी, जो कि थी अगर क्राइम करना ही पड़े तो चिल्लर पैसे के लिए नहीं करना, करोड़ रुपये के लिए करना। रतन सोनी ही वो आदमी था जिसने अब्दुल करीम तेलगी को इतने बड़े स्कैम का आइडिया दिया। जेल में सोनी ने तेलगी को बताया कि स्टैम्प पेपर ऑफिस सरकार के द्वारा सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड और अनमॉनिटर्ड सेक्टर है। सोनी ने कहा कि अगर वो लोग नकली स्टैम्प पेपर छापना शुरू कर देंगे तो ये ऑलमोस्ट नकली नोट बनाने जैसा है, और जहां प्रॉफिट भी हजारों या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होगा। तेलगी और सोनी को पता था कि जो वो चाहते हैं उस चीज को वो पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मदद से बहुत आसानी से अचीव कर पाएंगे। इसलिए तेलगी ने समाजवादी पार्टी के एक एमएलए अनिल गोटे को अप्रोच किया और उनसे महाराष्ट्र की कांग्रेस गवर्नमेंट के रेवेन्यू मिनिस्टर विलासराव देशमुख से एक मीटिंग अरेंज करवाने को कहा, जिसके चलते 1994 में पॉलिटिशियंस और कुछ सरकारी कर्मचारियों की जेब गरम करके दोनों ने स्टैम्प पेपर बेचने का लाइसेंस ले लिया, जिससे कि जब वो नकली स्टैम्प पेपर बेचें तो कोई उन पे शक ना करे। और इसी तरीके से उन्होंने नासिक की इंडियन सिक्योरिटी प्रेस से स्टैम्प पेपर छापने के लिए मशीन्स भी खरीदी और उनके स्टैम्प पेपर्स नकली ना लगे इसलिए तेलगी ने अपने कनेक्शंस यूज करके बाकी सारे रॉ मटेरियल्स भी इंडियन सिक्योरिटी प्रेस से ही खरीदे। तेलगी ने अपने कनेक्शंस की मदद से ही मार्केट में असली स्टैम्प पेपर्स की शॉर्टेज क्रिएट कर दी। उसने
असली स्टैम्प पेपर्स की सप्लाई ब्लॉक कर दी थी और इस वजह से लोग उससे स्टैम्प पेपर खरीदने लगे। मुंबई के स्टैम्प ऑफिस के अकॉर्डिंग तेलगी ने उस साल 2.5 करोड़ के स्टैम्प पेपर खरीदे, जिन्हें की सीबीआई के अकॉर्डिंग उनमें फेक स्टैम्प पेपर्स मिलाकर उसने 10 करोड़ रुपए में बेचा। तेलगी के लिए काम करने वाले लोगों को भी ये बात नहीं पता थी कि उसके ऑफिस और गोडाउन्स कहाँ पर हैं। वो ज्यादातर अनपढ़ लोगों को काम पर रखता था, जिनको MBA ग्रेजुएट्स लीड करते थे, ताकि कोई मजदूर उसके काम पर सवाल ना उठाए। तेलगी के 170 से भी ज्यादा ऑफिस थे और उसका इस काम में साथ देने के लिए उसके पास 900 एम्प्लॉयज थे। धीरे धीरे सोनी और तेलगी का रेवेन्यू बढ़ता गया। उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया और पैसा बढ़ने की वजह से उनके झगड़े भी बढ़ गए, जिसकी वजह से दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा और अब सारा बिजनेस तेलगी अकेला ही हैंडल कर रहा था। तेलगी अब बहुत सारा पैसा छाप रहा था जिससे कि वो अय्याशियां कर सके। एक बार तेलगी ने बार में 90 लाख रुपए कैश एक बार डांसर पर लुटा दिए। फिर अब 6 साल के अंदर अंदर बेंगलोर के एक छोटे से गांव के स्टेशन मास्टर के बेटे ने 25,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य बनाकर खड़ा कर दिया। तेलगी के पास देश भर में 36 प्रॉपर्टीज थी और उसके पास 120 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स थे, वो भी 18 अलग अलग देशों के। लेकिन कहते हैं ना कि बुरे का अंत बुरा ही होता है, ऐसा ही तेलगी के साथ भी हुआ, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो, जो कि इसका ही पार्ट 2 होगी, उसमें बात करेंगे। इसलिए अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज आप सब्सक्राइब बटन को दबा दें, ताकि इसके नेक्स्ट पार्ट के नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंच सकें। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करने तक आप हमारे चैनल पर जाकर बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। अपने फीडबैक्स कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।